दोस्तों एक वृद्ध किसान जिसकी उम्र 75 साल थी वो पुलिस स्टेशन में पहुंचता है और ये रिपोर्ट लिखाने की कोशिश करता है कि उसके पास कुछ पैसे थे और वो इटावा से मेरठ आया था बैल खरीदने के लिए, लेकिन उसका जेब काट लिया गया और उसके पैसे किसी ने चुरा लिए। कृपया आप इसकी रिपोर्ट लिख लीजिए। पर उस थाने में कोई भी व्यक्ति उसकी रिपोर्ट लिखने के लिए राजी नहीं था। बहुत समझाने बूझने के बाद एक सिपाही जाता है उस बुजुर्ग के पास और कहता है कि बाबा कुछ आप पैसे दो तो मैं आपकी रिपोर्ट लिखवा दूंगा। और 35 रुपए उस व्यक्ति से घूस के रूप में वो कांस्टेबल लेता है। उसके बाद उसकी रिपोर्ट लिखी जाती है। रिपोर्ट लिखने के बाद जब उस बुजुर्ग से उस रिपोर्ट पर एफआईआर रिपोर्ट पर अंगूठा लगाने के लिए कहा जाता है तो वो व्यक्ति कहता है कि कृपया मुझे पेन दीजिए, मैं साइन करता हूँ, मैं साइन करूंगा। उसने साइन किया और उसके बाद अपने जेब से एक मुहर निकाला और उस मुहर को उस स्याही के ऊपर डुबाया और उस पे जो कि एफआईआर रिपोर्ट लिखी हुई थी उस पे एक मुहर मार दी। और उस मुहर को देखने के बाद जितने भी लोग खड़े थे उनकी होशो हवास उड़ जाते हैं। दरअसल उस मुहर पे लिखा था प्रधानमंत्री भारत सरकार। इस मुहर को देखने के बाद वहां पे खड़े तमाम सिपाही से लेके तमाम अधिकारी तक आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि कैसे कोई प्रधानमंत्री इस थाने में आ सकता है। दोस्तों आज ये जो सच्ची घटना है मैं आपको बताने वाला हूँ कि भारत के एक ऐसे प्रधानमंत्री जो एकाएक जाके थाने में एज अ किसान का रूप धारण करके अपनी रिपोर्ट लिखाते हैं, क्योंकि उस जो पुलिस स्टेशन थे उनके पास बहुत सारी शिकायतें गई थी। और आज इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे आखिर ये प्रधानमंत्री कौन थे और क्यों ये इतने बड़े पद पे रहते हुए एक छोटे से थाने में पहुंच जाते हैं लोगों की समस्याओं को सुनकर। नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार हिमांशु स्वागत करता हूं एक नई सच्ची घटना के साथ। दोस्तों यूपी का एक जिला है इटावा, वहाँ का एक थाना क्षेत्र है उसहा आहार। अगस्त 1979 1979 की बात है। रात के करीब 6 बज रहे थे और थाने में लोग अपने घर जाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन जिनका नाइट शिफ्ट होने वाला था वो अपनी नाइट शिफ्ट के लिए ड्यूटी पर आ रहे थे। तभी एक 75 साल का बुजुर्ग व्यक्ति आता है उस थाने में और थाने में आके बैठता है और कहता है कि कृपया मुझे बताइए थानेदार साहब, इस पुलिस चौकी के हेड कहाँ है, मुझे एक रिपोर्ट दर्ज करानी है। तब वहाँ कोई सिपाही उनसे कहता है कि थानेदार साहब अभी दौरे पर गए हैं, वो अभी कुछ देर बाद आएंगे, तो आप कृपया इंतजार कर लीजिए। वो बूढ़ा व्यक्ति बैठ के इंतजार करने लगता है, लेकिन काफी देर बीत जाने के बाद जब थानेदार नहीं आता है तब एक व्यक्ति उसको देखता है और पूछता है बाबा आप क्या क्यों बैठे हो यहाँ से, इतनी देर से मैं देख रहा हूँ आप क्यों बैठे हो। तो वो जो बूढ़ा व्यक्ति था, जो किसान था, वो कहता है कि भैया मेरे कुछ पैसे चोरी हो गए हैं, मुझे इसकी एफआईआर दर्ज करानी है और थानेदार साहब का मैं वेट कर रहा हूँ काफ़ी देर से, वो अभी तक नहीं आए हैं, मुझे अपनी रिपोर्ट लिखानी है। तब उस कांस्टेबल ने कहा कि बाबा थानेदार साहब को आने में बहुत अभी लेट लगेगा, आप वहाँ जाइए, वो इंस्पेक्टर साहब हैं, आप उनसे अपनी बातें बता दीजिए, वो आपकी एफआईआर दर्ज कर लेंगे। जब वह बूढ़ा किसान उस इंस्पेक्टर के पास जाता है और अपनी बात बताता है कि साहब मैं मेरठ का रहने वाला हूँ और मैं एक जोड़ी बैल लेने के लिए इटावा आया था। इटावा में बैल बहुत अच्छे मिलते हैं और मैं वहाँ से आया और रास्ते में मेरे जेब काट लिया गया। मेरे जो भी पैसे थे, कुछ 100 रुपए थे, वो उन्होंने चुरा लिया। दरअसल दोस्तों उस समय 1917 की बात है। उस समय आपके 500-700 रुपए आज के 5 लाख के बराबर हुआ करता था। तो उसने कहा कुछ पैसे थे जो कि जेब कतरों ने मेरा काट लिया, आप इसकी रिपोर्ट दर्ज करा लीजिए, मैं खाली हाथ घर जाऊँगा तो लोगों को क्या कहूँगा, अपने परिवार को क्या बताऊँगा, कम से कम आप रिपोर्ट दर्ज कर लीजिए, मैं जाके ये चीज़ें उनको दिखा सकूँ कि हाँ, मेरे पैसे चोरी हो गए, इस वजह से मैं बैल लेके नहीं आ पाया। लेकिन वहाँ पे खड़े सभी जितने भी थानेदार थे, जो भी कांस्टेबल थे, सब उसकी बातों को सुनकर हँसने लगे। बोलते हैं बाबा तुम झूठ बोल रहे हो, कोई व्यक्ति मेरठ से इटावा पैदल आएगा वो भी बैल लेने के लिए, तुम्हारे कोई पैसे नहीं कटे हैं, तुम यहाँ से जाओ। लेकिन वो बूढ़ा व्यक्ति वहीं बैठा रहता है, कहता नहीं साहब मेरे पैसे चोरी हो गए हैं, कृपया मेरी एफआईआर दर्ज कर लीजिए। और एफआईआर दर्ज करना तो आपकी ड्यूटी है, आपका कर्तव्य है, इतना कहता है। लेकिन जो वहाँ पे इंस्पेक्टर होता है वो उखड़ जाता है और उसको बहुत ही गंदे शब्दों में वहाँ से भगाने लगता है। तो जब वो व्यक्ति थक हार के बाहर निकलता है, उसको सभी जलील करके धक्के मार के उस स्टेशन से, पुलिस स्टेशन से निकालने लगते हैं, तो वो व्यक्ति निकल जाता है। वो गरीब किसान बाहर निकलता है गेट के। लेकिन तभी एक कांस्टेबल दौड़ के उसके पास आता है, कहता है बाबा आप इतनी दूर से आए थे, आप बैल खरीदने, मुझे आपकी बातों में मुझे कुछ ना कुछ सच्चाई लग रही है, अगर आप कहिए तो मैं साहब से बात करके आपकी रिपोर्ट लिखवा दूं। ये इतना कहता है तो वो बूढ़ा व्यक्ति कहता है साहब अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। लेकिन फिर उस कांस्टेबल ने कहा बाबा इसके लिए आपको कुछ पैसे देने पड़ेंगे, आपको 100 रुपए खर्च करना पड़ेगा, तब आपकी रिपोर्ट मैं लिखवा पाऊंगा।
तो उस गरीब किसान ने कहा कि साहब मेरे पास 100 रुपए तो नहीं है, मैं आपको कुछ पैसे दे सकता हूँ। तो ये सब करने के बाद 32 रुपए पे बात होती है कि 32 रुपए वो किसान उस कांस्टेबल को, उस पुलिस वाले को देगा और पुलिस उसके बदले में उसकी रिपोर्ट दर्ज कराएगा, उसकी एफआईआर लिखवाएगा। उसके बाद उस किसान को वो लेके थाने के अंदर जाता है और वो रिपोर्ट लिखवाता है पूरी और बताता है कि मैंने यहाँ सुना था कि जो इटावा में बैल हैं वो काफ़ी अच्छे मिलते हैं, इसीलिए मैं मेरठ से इटावा बैल लेने के लिए आया था और रास्ते में ही मेरा पॉकेट काट लिया गया, मेरे पैसे किसी ने चुरा लिए, आप इसकी रिपोर्ट लिख लीजिए। तो ये तमाम चीज़ें वो बताता है, रिपोर्ट लिखी जाती है। उसके बाद जैसा कि रिपोर्ट लिखने के बाद उसको साइन करने के लिए कहा जाता है, उसके लिए उस पुलिस वाले ये सोचते हैं ये बूढ़ा बुजुर्ग व्यक्ति जिसकी एज 75 साल हो रही थी और वो किसान था, वो सोचते हैं इसे पढ़ना लिखना नहीं आता होगा और वो स्याही को आगे करते हैं स्टाम्प को और वो कहते हैं बाबा अपना अंगूठा इस पे लगा दो। लेकिन तभी उस व्यक्ति ने कहा कि मुझे आप पेन दे दीजिए साहब, मैं साइन कर लेता हूँ, मैं साइन करूँगा। तो वो पुलिस वाले उसको पेन देते हैं और पेन देते हैं, वो साइन करते हैं वो और उसके बाद वो उस जो स्याही था, जो स्याही का डिब्बा था, उसको अपने पास खींचते हैं और अपने जेब से एक मुहर निकालते हैं। सभी देखकर वहाँ बड़े अचंभित रह जाते हैं कि ये व्यक्ति क्या कर क्या रहा है, ये मोहर क्यों निकाल रहा है जबकि इसको सिर्फ साइन करना था। वो मोहर निकालते हैं और मोहर निकाल के उस पे ठप्पा मार देते हैं और जैसे ही ठप्पा वो मारते हैं उस पेपर पे, उस एफआईआर कागज पे, वहाँ पे खड़े तमाम अधिकारी आश्चर्यचकित हो जाते हैं क्योंकि उस मोहर पे लिखा था प्रधानमंत्री भारत सरकार। दोस्तों अब सबके दिमाग में ये गूंज रहा था कि ये आखिर व्यक्ति प्रधानमंत्री कैसे हो सकता है और कोई प्रधानमंत्री छोटे से इटावा के एक छोटे से थाने में कैसे आ सकता है। इतना सुनते ही सबके होशो आवाज उड़ जाते हैं और जैसे ही ये घटना होती है उसके बाद वो खड़े होते हैं और कहते हैं कि मैं हूँ चौधरी चरण सिंह और मैं हूँ भारत का प्रधानमंत्री। इस थाने क्षेत्र से, इस थाने से मुझे बहुत सारी कंप्लेन आई और इसी कंप्लेन को देखने के लिए मैं यहाँ आज आया हुआ था। और जैसे ये तमाम चीज़ें होती हैं तभी उनके जितने भी सुरक्षा गार्ड थे वहाँ पर आ जाते हैं और उस पूरे थाने को, मतलब सिपाही से लेके बड़े से बड़े अधिकारी तक जो भी उस थाने में ड्यूटी लगी रहती थी, सबको सस्पेंड कर दिया जाता है। और उसके बाद वो बताते हैं कि यहाँ आने का जो पर्पस था, क्योंकि एक बड़ा प्रधानमंत्री जो कि भारत देश जैसे विशाल देश का प्रधानमंत्री एक छोटे स्थान में क्यों आएगा। दोस्तों चौधरी चरण सिंह ऐसे ही थे, वो बहुत ही सज्जन और बहुत ही नेक व्यक्ति थे। वो प्रधानमंत्री होते हुए भी लोगों की समस्याओं को जानने के लिए, लोगों की जो भी मुसीबतें थी उनको जानने के लिए वो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें कर दिया करते थे। दोस्तों एक कहानी इनके साथ और मशहूर थी। ये बात होती है कि जब उत्तराखंड अलग राज्य नहीं बना था तो ये एक बार गंगा स्नान के लिए हरिद्वार गए हुए थे और हरिद्वार गंगा नदी के पास ही इनको ठहरने के लिए इनका गेस्ट हाउस में इनको रोका जाता है और उसके बाद रात का समय आता है इनके खाने पीने की। वहाँ के जो भी रेजिडेंशियल मजिस्ट्रेट थे वो इनके खाने पीने की व्यवस्था करते हैं, खाना पीना आता है। लेकिन जैसे ही खाना आता है ये बोलते हैं कि मेरा आज फास्ट है, मैं खाना नहीं खाऊंगा। उसके बाद जो भी रेजिडेंशियल मजिस्ट्रेट जो है इनके लिए जो भी व्रत के सामान होते हैं खाने के, दूध दही फल फ्रूट सब तमाम चीज़ों की व्यवस्था करते हैं। उसके बाद ये दौरे पे तो खाते हैं उस दिन और उसके बाद दूसरे दिन ये दौरे पे जाते हैं, गंगा स्नान करते हैं और उसके बाद ये ट्रेन में बैठ जाते हैं राजधानी दिल्ली के लिए। और जैसे ये ट्रेन में बैठते हैं ये और जो भी इनके प्रिय थे उनसे और ये कहते हैं उस मजिस्ट्रेट को बुलाओ जिसने मेरे खाने पीने की वो तमाम व्यवस्था की हुई थी कल रात में। उसके बाद उस मजिस्ट्रेट को बुलाया जाता है। उसके बाद वो अपने जेब से एक चेक निकालते हैं। चौधरी चरण सिंह जी अपने जेब से 6 रुपये 25 पैसे का एक चेक निकालते हैं और उस मजिस्ट्रेट को देते हैं और कहते हैं कि ये मेरे कल जो भी तुमने खर्च किया था मेरे खाने पीने का, वो उसका बिल इतना था और आप इसको ले लीजिए। तो वो मजिस्ट्रेट कहता है साहब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप हमारे गेस्ट हैं और आप इतने बड़े पद पे हैं, आपसे मैं पैसे नहीं ले सकता। तब चौधरी चरण सिंह कहते हैं कि मैं अपने पर्सनल यूज के लिए किसी भी सरकारी भी व्यक्ति का या किसी सरकारी धन का मैं प्रयोग नहीं करता हूँ, आप इसको ले लीजिए। तो ऐसे थे चौधरी चरण सिंह जी। चौधरी चरण सिंह की बात करूँ तो 23 सितंबर 1902 का इनका जन्म जो हुआ था यूपी के हापुड़ में हुआ था। उसके बाद 1929 को ये आज़ादी की लड़ाई में कूद जाते हैं। 1940 के सत्याग्रह में ये बढ़ चढ़ करके भाग लेते हैं और उसके बाद ये 1952 में कांग्रेस के शासन में ये मंत्री बन जाते हैं और 1967 में ये यूपी के सीएम उत्तर प्रदेश के, जो कि उस समय उत्तराखंड को तमाम को जोड़ के, मतलब पूरा उत्तराखंड और पूरा उत्तर प्रदेश मिला के उस समय उत्तर प्रदेश हुआ करता था, उसके ये सीएम बन जाते हैं और 1979 में ये प्रधानमंत्री बनते हैं। हालांकि ये बहुत छोटे कार्यकाल के प्रधानमंत्री बनते हैं, परंतु इनकी जो छवि थी उससे ये पूरे भारतवासियों के दिल पे राज किया करते थे। दोस्तों जब ये प्रधानमंत्री थे तभी एक किस्सा इनका और सामने आता है कि ये अपने घर से और अपने ऑफिस की जो दूरी थी वो बहुत कम हुआ करती थी। तो ये क्या करते थे, कभी कभी पैदल ही चले जाया करते थे और अपने जो भी ड्राइवर थे उसको इन्होंने इंस्ट्रक्शन दे रखा था कि जब बहुत पास ही है तो मैं चल के ही चला जाऊंगा ऑफिस, तुम
मेरे लिए मत आया करो। जब ये तमाम चीज़ें अधिकारियों को पता चली, बड़े-बड़े अधिकारियों को, तो वो पहले ही जाके खड़े हो जाते थे और कहते थे साहब मैं उसी तरफ जा रहा हूँ, चलिए आप बैठ जाइए। जब ऐसा ये सब अधिकारी करने लगते हैं और उसके बाद जब इनको पता चलता है कि अधिकारी मेरे लिए करते हैं तो सबको बहुत डाँट लगाते हैं। कहते हैं कि तुम बताओ मेरे लिए अपना ये तमाम चीज़ें समय और टाइम खर्च कर रहे हो और जो भी सरकार की सुविधाएँ हैं मेरे लिए उतना ना खर्च कर जाए। क्योंकि ये व्यक्ति बहुत थे डाउन टू अर्थ थे, बहुत ही सज्जन, बहुत ही नेक व्यक्ति थे चौधरी चरण सिंह। दोस्तों जब 1987 के आसपास इनकी मृत्यु होती है और इनके बैंक अकाउंट में देखा जाता है तो इनके बैंक अकाउंट में मात्र 470 रुपए हुआ करते थे। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने बड़े पोस्ट पे रहने वाला व्यक्ति जिसके अकाउंट में मात्र 470, आज एक छोटी सी अधिकारी या एक छोटा सा पद पाने पे लोगों के अकाउंट में करोड़ों रुपए हो जाया करते थे। और उस समय क्या था कि एक प्रधानमंत्री जिसके अकाउंट में मात्र 470 रुपए थे। दोस्तों चौधरी चरण सिंह जी जो हैं किसानों के, गरीबों के, ये तमाम लोगों के मसीहा थे और वो बहुत डाउन टू अर्थ व्यक्ति थे। दरअसल दोस्तों 2024 में उन्हें भारत रत्न से नवाजा जाता है और उनकी जब याद आती है तो मुझे लगा कि एक वीडियो आप लोगों को उनकी कुछ कहानी, कुछ किस्सों के लिए बनाना चाहिए। तो इस वीडियो को बनाने का मतलब हमें हमारे देश में ऐसे जो प्रधानमंत्री हुए जो लोगों के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिए, उनके बारे में जानना था, उनके बारे में कुछ समझना था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।